नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी संसद में पेश। 2015 में लॉन्च हुई थी योजना, सभी को आवास मुहैया कराना मकसद। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ट्रेंड्स डिटेक्टेड इन इंडिकेटर्स ऑफ ओशन इकोलॉजी रिपोर्ट हुई पब्लिश। बदल रहा है महासागरों का रंग, जलवायु परिवर्तन है जिम्मेदार। और ग्रेट बैरियर रीफ नहीं हुई खतरे वाली सूची में शामिल। ऑस्ट्रेलियाई सरकार कर रही है बचाव। ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देती है ग्रेट बैरियर रीफ। आइए खबरों की शुरुआत करें। सरकार द्वारा राज्यसभा में पेश की गई जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 75.51 लाख घर तैयार किए गए हैं, जिनमें से 71.39 लाख घर ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है। इस योजना को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा लागू किया जा रहा है। योजना को 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। योजना के तहत साल 2022 तक सभी एलिजिबल शहरी परिवारों को पक्का घर मुहैया कराना था। अगस्त 2022 में यूनियन कैबिनेट ने इस योजना को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। योजना के 4 वर्टिकल्स में से CLSS को छोड़कर बाकी सभी को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। योजना के 4 वर्टिकल्स में इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप और बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन शामिल है। हाल ही में नेचर जर्नल में एक अध्ययन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ट्रेंड्स डिटेक्टेड इन इंडिकेटर्स ऑफ ओशियन इकोलॉजी पब्लिश हुआ था। इसके मुताबिक पिछले 2 दशकों में पृथ्वी पर मौजूद महासागरों के रंग में परिवर्तन देखने को मिला है। ये परिवर्तन मुख्य तौर पर मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन के चलते देखने को मिल रहा है। महासागरों के तकरीबन 56% हिस्से में कलर में चेंजेस देखने को मिले हैं। महासागरों में रंग परिवर्तन प्रत्यक्ष तौर पर मरीन लाइफ को प्रभावित नहीं करता, लेकिन भविष्य में मरीन इकोसिस्टम असंतुलित हो सकता है। गौरतलब है कि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में महासागरों का रंग ब्लू या फिर नेवी ब्लू दिखाई देता है। इसके पीछे एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट का सिद्धांत काम करता है। सूर्य का प्रकाश जब गहरे और साफ पानी पर पड़ता है तो लंबी वेवलेंथ वाले प्रकाश जैसे कि लाल, पीला और हरे रंग को जल की बूंदों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। वहीं छोटी वेवलेंथ वाले प्रकाश मसलन नीला और बैंगनी को वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। रिपोर्ट की माने तो रंग परिवर्तन उन हिस्सों में ज्यादा देखने को मिला है जहां पर ओशन स्ट्रैटिफिकेशन यानी महासागर स्तरीकरण होता है। जलवायु परिवर्तन के चलते ओशन स्ट्रैटिफिकेशन की घटना को बढ़ावा मिला है। ओशन स्ट्रैटिफिकेशन प्राकृतिक तौर पर होने वाली घटना है। इसमें घनत्व के आधार पर समुद्र का पानी क्षैतिज तौर पर बंट जाता है। इसमें भारी, ठंडे, नमकीन और पोषण युक्त पानी के ऊपर हल्के, गर्म, कम नमकीन और पोषण रहित पानी की एक लेयर बन जाती है। आगे बढ़ें उसके पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। नए बैच की शुरुआत 11 अगस्त 2023 से सुबह 8 बजे हो रही है। बैच इंग्लिश में, हिंदी में और इंग्लिश में तीनों भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू के डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना है। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल होगा। कोर्स के संबंध में और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। हाल ही में यूनेस्को की विरासत समिति ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में होने की सूची में सूचीबद्ध करने से रोक दिया है। साथ ही यूनेस्को ने चेतावनी भी दी है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति पारिस्थितिक तंत्र गंभीर खतरे में है। ग्रेट बैरियर रीफ के भविष्य की बात करें तो वैज्ञानिकों को आशंका है कि साल 2050 तक यह रीफ पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। कुछ समय पहले यूनेस्को के एक पैनल ने अनुशंसा की थी कि ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे की सूची में डाला जाना चाहिए। पैनल ने इसका कारण प्रदूषण और महासागरों के गर्म होने से मूंगा विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग की लगातार बढ़ती घटनाओं को बताया था।
लेकिन पिछले कुछ समय से ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ग्रेट बैरियर रीफ को संरक्षित करने के लिए कई सराहनीय प्रयास किए हैं, जिसके कारण फिलहाल यूनेस्को की विरासत समिति ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे की सूची में डाले जाने के निर्णय को टाल दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा और समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकीय तंत्र है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में कोरल सागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ एक तरह की दीवार के आकार की है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर 2300 किलोमीटर लंबी और 60 से 250 किलोमीटर चौड़ी है। यह लगभग 3,44,400 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैली है। यह एक चट्टानी संरचना है जो अरबों छोटे जीवों से बनी और बनाई गई है। इन छोटे जीवों को कोरल पॉलिप्स कहते हैं। ये छोटे जीव समूह में रहते हैं। इसका निचला हिस्सा चूना पत्थर से बना है जिसे कैलिकल्स कहा जाता है। यह काफ़ी कठोर होता है और यह प्रवाल भित्तियों की संरचना का निर्माण करता है। इन प्रवाल पॉलिप्स में सूक्ष्म शैवाल पाए जाते हैं जिन्हें जूज़ैंथले कहते हैं। 1981 में यूनेस्को ने इसे धरोहर स्थल के रूप में अपनाया था। ग्रेट बैरियर रीफ पारिस्थितिकीय तौर पर असीमित योगदान देती ही है, लेकिन इसका एक मजबूत सामाजिक आर्थिक पक्ष है जिसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ग्रेट बैरियर रीफ के पर्यटन और इससे संबद्ध आर्थिक गतिविधियां ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में लगभग $4 बिलियन का योगदान देती हैं सालाना। इससे लगभग 64,000 लोगों को प्रत्यक्ष और कई हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या लगभग 2.57 करोड़ है और जीडीपी लगभग $1.71 ट्रिलियन है। आप ग्रेट बैरियर रीफ की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए इस डेटा की तुलना ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या और जीडीपी से कर सकते हैं। हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार लाने और व्यापार करने को बेहतर बनाने के मकसद से जन विश्वास विधेयक संसद में लाया गया था। इसे कुछ दिनों पहले लोकसभा में पारित किया गया था। 2 अगस्त को यह राज्यसभा में भी पारित हो चुका है। इस विधेयक के उद्देश्यों की बात करें तो यह कुछ अपराधों के लिए कारावास या जुर्माने को खत्म करने के लिए 42 कानूनों में 183 प्रावधानों में संशोधन करेगा। 42 कानूनों में से सिर्फ एक कानून के प्रावधानों में संशोधन के चलते यह विधेयक बहस का मुद्दा बन गया है। जिस कानून के प्रावधानों में संशोधन के कारण जन विश्वास विधेयक सुर्खियों में है वह है भारत में दवाओं के निर्माण, भंडारण और बिक्री को नियंत्रित करने वाला कानून। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल जन विश्वास विधेयक औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में 2 बदलाव करेगा। पहला बदलाव होगा मौजूदा कानून की धारा 30(2) में। जन विश्वास विधेयक में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार इस धारा के उल्लंघन करने पर जेल नहीं होगी, अब केवल जुर्माना लिया जाएगा जो कि 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। इस संशोधन में कोई विवाद नहीं है। विवाद है दूसरे वाले में, यानी दूसरे संशोधन में, जो कि मौजूदा कानून की धारा 32(b)(1) को बदलेगा। धारा 32(b)(1) में बदलाव से धारा 27(d) के तहत अपराधों के कंपाउंडिंग की अनुमति मिल जाएगी। कंपाउंडिंग एक कानूनी प्रावधान है जो किसी कंपनी को आपराधिक कार्यवाही से गुजरने के बजाय जुर्माना भरने की अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में समझें तो मौजूदा कानून की धारा 27 में नकली या मिलावटी दवा बनाने जैसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। यह दंड 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है। अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब कोई कंपनी अगर नकली या मिलावटी दवा बनाने के जैसा अपराध करती है तो वो कंपाउंडिंग की प्रक्रिया को चुन सकती है। यह प्रक्रिया ट्रैफिक चालान की तरह है। यदि कंपनियां गलती स्वीकार करती हैं, कमियां सुधारती हैं और जुर्माना भरती हैं तो वे अदालती कार्रवाई से बच सकती हैं। अगर वे गलती या जुर्माना स्वीकार नहीं करती तो अदालती कार्रवाई हमेशा की तरह ही होगी। इस विधेयक के विरोध करने वालों का कहना है कि इस प्रावधान का इस्तेमाल करके कंपनियां घटिया दवाइयां बनाएंगी और इन दवा के सेवन से अगर कोई व्यक्ति मर भी जाता है तो भी कंपनियां जुर्माना देकर बच जाएंगी। हालांकि सरकार का कहना है कि कंपाउंडिंग का प्रावधान उन दवा निर्माताओं के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें मामूली गड़बड़ी या गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के आरोप में कारावास का सामना करना पड़ता है, या यह केवल उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगा जो सामान्यतः नकली या फिर मिलावटी दवाएं नहीं बनाती हैं, जिनका घटिया दवाएं बनाने का इरादा नहीं है और जो इसके खिलाफ सावधानी बरतती हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। जीएसटी काउंसिल की हालिया संपन्न हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% कर आरोपित करने की बात कही गई है। कर की ये दरें 1 अक्टूबर 2023 से लागू करने की बात की जा रही है।
सऊदी अरब रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के लिए 5 से 6 अगस्त के बीच एक पीस फोरम की मेजबानी करने वाला है। इस बैठक में चिली, इजिप्ट, यूरोपियन यूनियन, यूएसए और यूके समेत 30 के करीब देश आमंत्रित हैं। खबरों के मुताबिक इसमें रूस को न्योता नहीं दिया गया है। ये फोरम सऊदी के शहर जेद्दा में आयोजित की जाएगी। हाल ही में टाइफून खानून ने जापान और ताइवान के कई हिस्सों को प्रभावित किया है। टाइफून एक ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है। जब ट्रॉपिकल साइक्लोन में हवा की स्पीड 74 मील प्रति घंटे से ज्यादा पहुंच जाती है तो इसे हरिकेन और टाइफून जैसे नाम दिए जाते हैं। उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी मध्य प्रशांत महासागर और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में इसे हरिकेन कहते हैं। इसी तरह के सेम डिस्टर्बेंस को उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून कहा जाता है। केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि एक लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात को छूट दी गई है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक कंसाइनमेंट में 20 आइटम्स की छूट दी गई है। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना को किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है? गृह मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, सांख्यिकी मंत्रालय या फिर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा और समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है या ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा हासिल है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, हाल ही में मनकुराड आम को जीआई टैग से नवाजा गया है। ये आम भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका या फिर उत्तर प्रदेश? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी यानी गोवा। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईपीसीसी को डब्ल्यूएमओ और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के द्वारा गठित किया गया है। आईपीसीसी अपनी रिसर्च खुद कंडक्ट करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प डी यानी दोनों कथन गलत हैं। आईपीसीसी को डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी के द्वारा गठित किया गया है। आईपीसीसी अपनी रिसर्च खुद कंडक्ट नहीं करता। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कल रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।